नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। शिक्षण क्या है, इसके उद्देश्य, स्तर और एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं और लगभग 1 से 50 MCQ सॉल्व करने वाले हैं और उनमें से आपके कितने MCQ सही हो पाए वो भी आप कमेंट के अंदर नीचे लिख देना। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में भी कमेंट कर देना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? स्तर कौन सा है? इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, तो आप उसमें से बताना। तो पहला अपना स्मृति है, दूसरा ऑप्शन हमारा बोध है, तीसरा हमारा चिंतन है और चौथा हमारा ऑप्शन है वो अनुकरण है। तो अभी आप सभी कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही उत्तर होगा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर होता है वो शिक्षण का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। उत्तर सी चिंतन स्तर आपका एकदम राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रटने पर आधारित शिक्षण किस स्तर से संबंधित है? किस स्तर से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपके पास चिंतन, बी आपके पास है बोध, सी आपके पास है अभ्यास और डी आपके पास है स्मृति। अब आप बताइए कौन सा होगा इसके अंदर राइट आंसर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा स्मृति स्तर। स्मृति स्तर हमारा एकदम राइट होगा और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो BSTC 2024 के अंदर पूछे गए थे। तो इसलिए ये MCQ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी हो रहे हैं हमारे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग अर्थात मतलब करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत किसने दिया? ओके गाइस, तो आपको बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है पावलोव ने दिया, या ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने दिया, पावलोव स्किनर, सी जॉन डेड्यूई ने दिया, या फिर थॉर्नडाइक ने दिया। तो आपको बताना है कि जो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत है ये किसने दिया। तो ये सिद्धांत है वो जॉन ड्यूई का है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये
जो सिद्धांत है या ये जो पुस्तक है वो किसकी है। जॉन ड्यूई है वो इस सिद्धांत के अंदर बताते हैं और ये कुत्ते और बिल्ली पर भी प्रयोग करते हैं। बौद्ध स्तर में क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से सुनना और इसकी भाषा समझना, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपके हैं इसमें अगर आपको भाषा समझ में आ गई कि ये पर्सन कहना क्या चाहता है तो आप उसे बड़ी ही आसानी से कर दोगे। अगर आपको भाषा समझ में नहीं आई तो आप इसमें पर्सन को कर नहीं पाओगे। ये एक ख़ास बात होती है इसके अंदर। और कभी कभार इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और 3-3 4-4 लाइनों के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें केवल भाषा का खेल होता है। वो समझ में आ गई तो हम क्वेश्चन आसानी से कर देते हैं। तो इसमें आपको बताना है बौद्ध स्तर में मुख्य जोर किस पर होता है। तो बौद्ध स्तर में रटने पर होता है, या फिर कोई चीज़ समझने पर होता है, समझ कर करने पर होता है, या फिर अभ्यास करने पर होता है। तो अभ्यास से मुझे आया याद कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। तो इसके आधार पर अभी आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। मतलब रस्सी के बार बार आने जाने से एक पत्थर यानी सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर बताना है कि बौद्ध स्तर में मुख्य जोर किस पर होता है। अगर आप समझ गए होंगे, अगर आप गौर से समझोगे इस प्रश्न को तो इसमें आपका आएगा समझ स्तर। मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई तो उसे आप आसानी से कर दोगे। तो बौद्ध स्तर है उसमें समझने पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है समस्या समाधान किस स्तर से संबंधित है। किस स्तर से संबंधित है, मतलब आपकी कोई समस्या है तो उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आप कैसे सोचोगे कि समस्या का हल कैसे निकलेगा, तो आपकी सोच उसमें क्या होगी। तो क्या आप स्मृति स्तर से करोगे उसका हल। एक तो होती है स्मृति, दूसरा है आप अभ्यास करोगे समस्या का समाधान करने में, और तीसरा है बोध, और चौथा है आपका चिंतन, कि आप चिंतन मनन करोगे कि समस्या को मतलब बैठ कर सोचोगे कि भाई ये समस्या है तो इसका समाधान कैसे होगा। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट करें नीचे। तो इसका राइट आंसर है वो चिंतन स्तर हो जाएगा। मतलब आप बैठ कर सोचोगे कि भाई ये समस्या है तो मुझे इसका ऐसे सॉल्यूशन निकालना है। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़कर दोबारा बता देती हूँ। अगर किसी को नोट्स बनाने हो लिखने हो तो वो क्वेश्चन आराम से लिख सकता है ना। तो पहला हमने पढ़ा था कि शिक्षण का सर्वोच्च स्तर क्या माना जाता है, तो वो चिंतन स्तर माना जाता है। और रटने की विधि है वो स्मृति स्तर है। और लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत है ये भी जॉन ड्यूई का है। और बौद्ध स्तर में मुख्य जोर है वो समझ पर दिया गया है। और जो अपना समस्या समाधान है उसमें अपना चिंतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो आगे वाले नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ते हैं, तो वीडियो में बने रहें। अब ये जो नेक्स्ट 5 MCQ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे MCQ है। तो छठा हमारा है इसमें, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है आपको बताना है। अगर कोई बिना ऑप्शन भी बता रहा है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर रखी है और वो बिना ऑप्शन बताने का भी प्रयास कर रहा है। तो अगर आप बिना ऑप्शन भी बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि पर्सन क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका पाठ्यक्रम है, बी है शिक्षक, और सी ऑप्शन है छात्र,
हालांकि इसमें आप बिना ऑप्शन बता नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऑप्शन पर आधारित आंसर निकाला जाता है ज़्यादातर। और विद्यालय, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय। तो प्रश्न को समझो कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है। मतलब कोई, अब देखो अगर आप इसमें पाठ्यक्रम करोगे तो मान लो कोई बच्चा ही नहीं है, कोई सीखने वाला है ही नहीं, तो आप किसे सिखाओगे, पाठ्यक्रम किस काम का। और अगर शिक्षक है, अगर शिक्षार्थी नहीं है तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। विद्यालय है, विद्यालय के अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर है वो छात्र हो जाएगा, है ना। शिक्षण प्रक्रिया मतलब सीखता कौन है, छात्र सीखता है ना। तो इसमें आपका शिक्षण प्रक्रिया केंद्र बिंदु है वो छात्र हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, शिक्षण अच्छा शिक्षण, थोड़ा अच्छा नाम लिख लेना। अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए, अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए, अच्छा शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है शिक्षा केंद्रित। ये सेम ही क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेम क्वेश्चन है, वो दोबारा आ चुका है। शिक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, या फिर परीक्षा केंद्रित, या फिर परीक्षा केंद्रित, या फिर आप यहाँ पर लिखोगे छात्र केंद्रित। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन दोबारा आया है, इसको तो आप आसानी से कर दोगे। इसमें तो कोई सोचने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसमें तो शिक्षक केंद्रित छात्र केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा छात्र केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 8 आगे वाला है, शिक्षक का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। शिक्षण है, इसका शिक्षण का सबसे निम्न स्तर बताना, जो सबसे नीचे हो, सबसे निम्न स्तर। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आसानी से कर दोगे, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप नहीं कर पाओगे। एक बार थ्योरी पढ़ना आवश्यक होता है। इस टॉपिक की आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, वरना आप कौन सा भी क्वेश्चन है वो सही से सही नहीं कर पाओगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो आप कर भी पाओगे। तो इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन बोध, चिंतन, स्मृति, और फिर आपका आ जाएगा अभ्यास। अब देखो ऑप्शन सेम ही आ रहे हैं, क्वेश्चन की भाषा चेंज हो रही है, ऑप्शन घूम घूम कर ये सेम ही ऑप्शन आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताओ भाई। ये ऑप्शन मैंने 3 क्वेश्चन में ये सेम ऑप्शन डाले हैं, और क्वेश्चन की भाषा है वो हर क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अलग है और तीनों में ऑप्शन सेम है। तो आप कुछ सोच सकते हो कि लेवल क्या होने वाला है। तो इसमें आप बताओ कि कौन सा आंसर आपका राइट होगा, कि शिक्षण का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। अगर आपको वीडियो में ढंग से नहीं दिख रहा है तो आप मेरी जो भाषा है उसके तुरंत बोलते बोलते साथ में लिख करके और फिर भी आंसर दे सकते हो। तो अभी आपको ये बताना है कि शिक्षण का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो इसमें स्मृति स्तर है, वो शिक्षण का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। और यहाँ पे आप अगर थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अलग अलग परीक्षण किए हैं और उनके आधार पर बताया गया है ना। तो अभी नेक्स्ट होने वाला है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना दे देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें सिलेबस डिस्कस करनी चाहिए, वैसे इस वीडियो से पहले सिलेबस डिस्कस करके और बाद में इस वीडियो को डालना था, लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए हम क्या करेंगे, एक दिन इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस भी करेंगे, जिसके अंदर आपके रीजनिंग को लेकर, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर, जीके को लेकर और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्टों की हम एक बार डिस्कस करेंगे। और इस बार बीएसटीसी के अंदर थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है,
और सीईटी के अंदर भी आपको थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और एक ख़तरनाक सी खबर आपने सुनी होगी कि पीटीटी के अंदर भी अब आपको 40% के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको लगभग कोई भी आपको एग्ज़ाम फाइट करना है तो सीईटी के अंदर भी आपको लगभग 50 से 60% आपको नंबर लाने पड़ेंगे पहले। अगर 50 से 60% तक आप नंबर नहीं लाओगे तो आपको कोई भी आप है वो एग्ज़ाम नहीं दे सकोगे, ना पटवारी है ना कोई फर्स्ट सेकंड ग्रेड कौन सा भी नहीं दे पाओगे। इसलिए अभी थोड़ी शिक्षा में कुछ ज़्यादा ही कठोरता लाई जा रही है और सरकार का सीधा सीधा कहना है कि आप बेरोज़गार रहो, आप अपना कोई काम धंधा करो, नौकरियाँ हैं वो रहने दो आप। तो बीजेपी की सरकार है, वो चाहते हैं कि ये सारे बामण भोपे बन जाएं। ये पूरे की पूरी सरकार है, वो सारे मिले जुले हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं नेता सब लोग। और भारत का भविष्य है ये, अब पता नहीं बिगाड़ेंगे सुधारेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। अब सब कुछ इनके ही हाथ में है, क्योंकि इस तरह से नए नए रूल निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि, सॉरी प्रश्न उत्तर नहीं है, सही है। प्रश्न उत्तर विधि किस स्तर में अधिक उपयोगी है? किस स्तर में अधिक उपयोगी है? अधिक उपयोगी है। फर्स्ट है स्मृति, ये सेम ही 4 ऑप्शन है वापस। स्मृति, चिंतन, बोध और एक अपना है अभ्यास। ये सेम ही 4 ऑप्शन है। अभ्यास हाँ थोड़ा सही कर लेना, अभ्यास ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा बोध इसके अंदर। तो इसके अंदर हो जाएगा बोध। प्रश्न उत्तर विधि किस स्तर में अधिक उपयोगी होती है? बोध स्तर में सबसे उपयुक्त। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह कई बार पूछा जाता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, परीक्षा पास कराना, रटाना या फिर व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास या फिर अनुशासन, डिसिप्लिन। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास कराना, रटाना या फिर व्यक्तित्व का विकास या फिर अनुशासन। अगर प्रश्न ऐसा होता कि वर्तमान में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें लगभग आप मेरे हिसाब से इसमें होता परीक्षा पास कराना, ठीक है, या फिर रटाना भी हो सकता है। ये दोनों राइट होते हैं, ए और बी दोनों। लेकिन इस प्रश्न की दृष्टि से तो व्यक्तित्व का विकास आपका राइट आंसर होगा। और अनुशासन तो ज़रूरी है ही, और तो इसमें तो होगा व्यक्तित्व का विकास। अनुशासन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर आपको सफलता पानी है तो कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी पड़ेगी। हार जीत कोई मायने नहीं रखता।
हार्डवर्क। मेरी गणित फेवरेट है, तो इसलिए मैंने अपने जीवन में गणित का ये फॉर्मूला बना लिया है। तो इसमें ये फॉर्मूला है कि हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन प्लस हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। तो यही सक्सेस है। समय मांगती है, सफलता समय मांगती है, समय आपको देना पड़ेगा। कोई भी काम है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। आपने जिसकी जैसे शुरुआत की है, लोग बोलेंगे ये वो, तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। और लाइफ में लोग तो कहेंगे ये वो, लोगों का काम ही कहने का है। क्योंकि मैंने एक कल इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, तो इसमें अपना हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन थी कि आगे बढ़ते हैं, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें है व्यवहारवाद, बिहेवियर किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्यवहारवाद। इसको थोड़ा आप इंग्लिश में लिख लेना। बिहेवियरिज्म किससे संबंधित है। व्यवहारवाद किससे संबंधित है। पहला है अपना अनुभूति। ऑप्शन नंबर ए अनुभूति, बी है प्रोत्साहन और दंड। जो हमें स्कूल में प्रोत्साहन तो मुझे कभी किया नहीं गया था, दंड तो बहुत मिला है। और अंतर्दृष्टि, ऐसे कभी कभार प्रोत्साहन मिला है। अंतर्दृष्टि के बाद चिंतन। तो इसमें भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा आंसर। व्यवहारवाद किससे संबंधित है, तो प्रोत्साहन और दंड से। प्रोत्साहन और दंड से संबंधित है। कहने का मतलब है आपके व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे आप कभी देखते होंगे कोई स्टूडेंट है, वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसके 2-3 जूत पढ़ने के बाद वो पढ़ता है। कभी कभार पढ़ता है, ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं। वो कभी कभार टीचर के डर से भी पढ़ते हैं, जैसे प्रिंसिपल के डर से, है ना। तो इस प्रकार दंड दिया जाता है तो भी वो कुछ न कुछ सीखते हैं। और प्रोत्साहन विधि से कभी कभार सर हमें ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके इस टेस्ट में 10 में से 10 या 100 आउट ऑफ 100 आएंगे तो आपको पेन मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, या फिर आपको कोई ट्रॉफी, मेडल, मतलब इस तरीके से वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। मतलब मोटिवेशन देते हैं कि आपके अगर नंबर आएंगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। मतलब इस तरीके से वो हमें सिखाते हैं। तो वैसे ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए या तो प्रोत्साहन विधि को अपनाया जाता है या फिर दंड विधि को अपनाया जाता है। या बच्चे को कूट काट कर सिखाया जाता है और या फिर बच्चे को सराहना देकर, है ना, इस तरीके से सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से ही संबंधित है। अगर आपको सकारात्मक प्रोत्साहन दिया जा रहा है ना, तो उसका परिणाम क्या होगा। कहने का मतलब है कि सकारात्मक अगर आपको प्रोत्साहन मिला है ना, मतलब आपको दंड नहीं मिला है, आपको सकारात्मक प्रोत्साहन मिला है, तो उसका परिणाम क्या होगा। सकारात्मक प्रोत्साहन का परिणाम क्या होता है। ये जो टॉपिक हैं ये हमारे जीवन में हमने एक